एक अब जिंदगी में बढ़ते खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी समेत 11 जिलों के 51 सीटों के चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे थम जाएगा, जिसके साथ ही अवध क्षेत्र के 617 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करने के लिए मतदाता तैयार हो जाएंगे। इस चरण में बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर जिलों की 51 सीटों पर आगामी 27 फरवरी को मतदान होगा। इस चरण में 96 लाख महिलाओं समेत करीब 1,84,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। अंबेडकर नगर की आलापुर सीट पर एसपी प्रत्याशी चंद्रशेखर कन्नौजिया की मृत्यु की वजह से चुनाव आयोग ने वहां का चुनाव स्थगित कर दिया है। अब इस सीट के लिए आगामी 9 मार्च को वोट पड़ेंगे। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में आलापुर को मिलाकर कुल 52 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से एसपी को 37 सीटें मिली थी। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस को 5-5, बीएसपी को 3 और पीस पार्टी को 2 सीटें हासिल हुई थी। श्रावस्ती, बलरामपुर, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में एसपी ने सभी सीटें जीती थी। 5वें चरण के चुनाव में अमेठी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सरकार के विवादास्पद मंत्री गायत्री प्रजापति के साथ साथ कांग्रेस उम्मीदवार अमिता सिंह और बीजेपी प्रत्याशी गरिमा सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा राज्य सरकार के मंत्री एसपी यादव, विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे और बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर की सियासी हैसियत का अंदाजा भी इस चरण के चुनाव में लग जाएगा। तालापुर में 9 मार्च को यहां वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में 5वें चरण के मतदान की बात की जा रही है। 5वें चरण के मतदान के लिए 617 प्रत्याशी मैदान में हैं और 100 उम्मीदवारों सहित 617 के भाग्य का यहां फैसला होगा। अवध क्षेत्र के 617 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करने के लिए मतदाता तैयार हो जाएंगे। और इस चरण की बात करें तो बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर सहित कई जगहों पर यहां पर मतदान होगा। सबसे ज्यादा करोड़पति प्रत्याशियों की बात की जाए तो बीएसपी में सबसे ज्यादा करोड़पति प्रत्याशी देखे गए हैं। लखनऊ की जंग में फिर से झंडा गाड़ने के इरादे से सूबे के सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। आज अखिलेश की 7 चुनावी जनसभाएं करने का इरादा है। आज अखिलेश बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा की चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश सिद्धार्थनगर में 3, बस्ती में 2 और संत कबीर नगर में 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनावी समर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, प्रचार में जुटे नेता और ज्यादा जोर लगा रहे हैं। बीएसपी की ओर से प्रचार का कमान संभालते हुए सुप्रीमो मायावती आज 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। मायावती आज देवरिया, महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अपना जोर दिखाएंगे। राहुल गांधी आज बलरामपुर में चुनावी जनसभा करेंगे। राहुल इस बार चुनावी मैदान में जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बार कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी है, लिहाजा इस बार राहुल और कांग्रेस दोनों की साख दांव पर है। ये साफ है कि अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए तो फिर से राहुल की सियासी काबिलियत पर कई सवाल यहां खड़े होने लाजमी है। सबसे बड़ी बात कि राहुल की काबिलियत को लेकर कई बार यहां पर सवाल खड़े होते हुए आए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जब चुनाव हुए तो उस वक्त भी राहुल को प्रचार में आगे किया गया था, लेकिन वहां कांग्रेस को सफलता हासिल नहीं हुई थी। लेकिन यहां पर कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस ने पहले शीला दीक्षित का चेहरा आगे किया, लेकिन उसके बाद जब गठबंधन हुआ तो कांग्रेस ने यहां पर समाजवादी पार्टी से समझौता किया, कम सीटों पर राजी हुई और उसके बाद राहुल गांधी अब अखिलेश के साथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। शीला दीक्षित का भी बयान अभी निकलकर सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल को अभी थोड़ा और परिपक्व होने दीजिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। खुर्रम निजामी हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। खुर्रम, सबसे पहले राहुल गांधी की यहाँ पर बात की जाएगी। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि
ये बात साफ तौर पर देखी गई है कि कांग्रेस के पक्ष में अगर नतीजे नहीं आए तो कई तरह के सवाल यहां पर राहुल पर खड़े होंगे, और राहुल इस बार दिख भी रहे हैं, काफी प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस पर कितना असर इसका होगा, और राहुल की साख किस तरह से दांव पर लगी हुई है? देखिए, राहुल गांधी की हम बात करें और कांग्रेस की बात करें तो दोनों की हालत एक जैसी है। अगर कांग्रेस नारे के साथ पहले चुनाव मैदान में उतरी थी, गठबंधन के पहले की बात करें तो 27 साल यूपी बेहाल किया था। शायद वो ये बताना चाह रही थी कि उत्तर प्रदेश में वो खुद बेहाल हो चुके हैं, और ये लगातार आप देखिए, अगर 2012 का चुनाव देखिए, 2014 का चुनाव देखिए, अब 2017 का चुनाव देखिए, तो कहीं भी राहुल गांधी का वो इम्पैक्ट नहीं था जो कांग्रेस उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी बात है कि दबी जबान भले ही कांग्रेस नेता इस बात को मानते हो कि जो ऊपर की जो लीडरशिप है उसमें थोड़ी तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल पाते हैं। तो दूसरी दिक्कत की बात है ये है कि आप एसेसिबिलिटी नहीं है राहुल गांधी की। लेकिन अगर चुनाव की बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि किस तरीके से ग्राफ कांग्रेस का उठे। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ आ नहीं रहा, शायद उनको स्टार्स फेवर नहीं कर रहा है। तीसरी अहम बात यह है कि अगर इस बार भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, गठबंधन है, अगर वो सरकार नहीं बना पाते हैं और सरकार बन भी जाती है लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, तो एक सवाल और खड़ा होगा कि आप गठबंधन करके ही पहुंचे लेकिन फिर भी आप अपने आंकड़ों को सुधार नहीं पाए। यानी कि जो उम्मीद की जा रही है कि विधायक 50 के आसपास कांग्रेस के पहुंचे, 105 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और उम्मीद कर रहे हैं अगर 50 आ जाते तो तकरीबन 50% सफलता होगी। अगर ये आंकड़ा आ जाता है तो कांग्रेस के लिए एक बेहतर खबर होगी। लेकिन जो हालात है वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब 11 मार्च को ईवीएम खुलेगा और जनता जनार्दन का फैसला सामने आएगा, तब देखने वाली बात होगी कि क्या 2017 में जो कांग्रेस और राहुल गांधी ने जी तोड़ मेहनत करी है उसका सिला उनको मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होगा राहुल गांधी के ऊपर कि आखिर वजह क्या है। क्या आगे कैंपेन में कुछ खामी है, क्या आप अपने को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये सब वजह खोजनी पड़ेगी। लेकिन एक बात जरूर है कि ये वजह ब्रेनस्टॉर्मिंग का है कांग्रेस के अंदर कि आखिर क्या वजह है कि राहुल जो उनके सबसे बड़े लीडर फिलहाल हैं सोनिया गांधी के बाद, वो क्यों नहीं अपना जादू बिखेर पा रहे हैं, उनका जादू क्यों नहीं चल पा रहा है। इसको लेकर के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बहुत जरूरी है कांग्रेस में होना। हिमांशु, ठीक है, लेकिन एक बड़ी बात जो यहाँ पर है, ठीक है, राहुल गांधी की तो हमने बात करी है, लेकिन 5वें चरण के मतदान के दौरान 11 अमेठी समेत जो 11 जिलों की 51 सीटों के चुनावों के लिए जो आज चुनाव प्रचार आज थम जाएगा, इस 5वें चरण को किस तरह से देखा जाए? क्योंकि सपा की मजबूती यहाँ पर भी देखी गई, लेकिन इस बार काफी कुछ परिस्थितियां बदली हुई सी नजर आ रही हैं। इस 5वें चरण पर विशेष तौर पर अगर हम फोकस करें तो क्या समीकरण यहां पर निकल के आते हैं खुर्रम? क्या कुछ यहां पर मुद्दे हैं और जनता की क्या कुछ यहां पर उम्मीदें हैं? और इस चरण के लिए जो बयानबाजियां हुई हैं, जो प्रचार हुआ है, क्या आपको लगता है जनता का उस पर असर पड़ेगा? देखिए, अगर हम मुद्दों की बात करें 5वें चरण की, जिसका थम गया है मतदान और पोलिंग माफ करिएगा परसों होनी है, तो इस पर यह बात बिल्कुल साफ हो जाता है कि वहाँ के जो मुद्दे हैं वही बेसिक मुद्दे हैं। रोजगार है, बिजली है, सड़क है, पानी है, और साथ में एका जो होना चाहिए वो वहाँ पर नहीं दिख रहा है पार्टियों के अंदर, जो कि उनके कैंपेन ट्रेल में दिखना चाहिए। अगर आप लगातार कैंपेन ट्रेल को देखिए सारे पार्टियों के, तो आप पाएंगे कि इश्यूज पर कोई बात नहीं कर रहा है। कोई गधे की बात कर रहा है, कोई रमजान की बात कर रहा है, कोई शमशान की बात कर रहा है, कोई मंदिर की बात कर रहा है, कोई मस्जिद की बात कर रहा है, कोई कसाब की बात कर रहा है। लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं, कोई भी नेता, कि जब वो सत्ता में अगर आते हैं तो क्या कुछ करेंगे या क्या कुछ किया है उन्होंने आम जनता के लिए। अगर हम भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और दोनों बहुमत की सरकार है, उसके बाद भी ये लोग बता नहीं पा रहे हैं कि उनका आगे का विजन क्या है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं, कांग्रेस ये माफ करिएगा समाजवादी पार्टी ये नहीं बता पा रही है कि 5 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या किया, और जिस चरण में चुनाव होता है उस पर्टिकुलर चरण के लिए वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, ये होता है तैयार नहीं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन जनता जब रैली में जाती है और बड़ा नेता मंच पर होता है तो उम्मीद करते हैं कि एक विजन मिलेगा, एक आगे की फोर्स अटेंडेंस मिलेगी, एक आगे का ख्वाब दिखेगा कि वो किस ख्वाब पर चल करके उनको वोट दे। वो बात एक कंक्रीट बातें सामने आएंगी कि वो क्या करना चाहते हो, देश के हालात क्या है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें
तो वो ये बार बार तो बताती है कि कसाब से मुक्ति पाना है। अमित शाह ये कहते हैं कसाब से, यानी कांग्रेस, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी से मुक्ति पाना है, लेकिन वो ये नहीं बता पाते हैं कि भारतीय जनता, अगर वो मुक्ति पा जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनको क्या देगी। उनके नोटबंदी की हम बात बिल्कुल, यहाँ पर यानी हर बीजेपी चरण पर में भी ये कई तरह की जो बातें निकल के सामने, मुद्दों की बातें यहाँ पर नहीं हो रही हैं। जनता को सिर्फ आश्वासन के लॉलीपॉप यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है। खुर्रम, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहें, हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। 5वें चरण के चुनाव प्रचार आज शाम से थम जाएगा। लखनऊ की जंग में फिर से झंडा गाड़ने के इरादे से सूबे के सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं और अखिलेश की आज 7 चुनावी जनसभाएं भी रहेंगी, जिसमें बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा की चुनावी जनसभाएं भी वो संबोधित करेंगे। खुर्रम निजामी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। खुर्रम, अखिलेश यादव की बात की जाए, ठीक है, बाकी लोगों को भी हम देख रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव एक एक दिन में 7-7, 8-8 चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर में आज 3 चुनावी जनसभाएं करेंगे, बस्ती में 2 करेंगे, संत कबीर नगर में 3 चुनावी जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। यहाँ पर पिछले 2012 की बात की जाए तो तब भी काफी मजबूत नजर आ रहे थे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। क्या वो मजबूत जो पकड़ थी वो इस बार भी बरकरार रहेगी, लगता है आपको? देखिए हिमांशु, ये बड़ा आगे का सवाल है कि क्या मजबूत पकड़ बनाए रखेंगे, नहीं रख पाएगी समाजवादी पार्टी इस चरण में, जो कि 2012 में उनका एक गढ़ बन चुका था। देखिए ये सवाल इसलिए भी अभी उठ खड़ा इसलिए भी हो चुका है क्योंकि ये ताज्जुब होता है कि 224 के साथ अगर कोई सीट सत्ता में आती है और 5 साल सरकार चलाती है और बहुमत के सरकार चलाती है, उसके बाद जब 5 साल बाद वो दोबारा चुनाव में जाती है तो गठबंधन के साथ जाती है। वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं शायद पार्टी समझ रही है कि इस बार उनको अगर गठबंधन मिलेगा तो ही वो सत्ता बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। तो एक बड़ा सवालिया निशान गठबंधन पर और इंटेंशन पकड़ा होता है समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव पर। वो इसलिए क्योंकि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही मुख्यमंत्री हैं। हम अखिलेश यादव की बात करें तो उन पर वो दोहरी तलवार पर चल रहे हैं, वो शेर की सवारी भी कर रहे हैं। अगर इस गठबंधन को कामयाबी नहीं मिलती है तो ये माना जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो मुख्यमंत्री हैं दोनों नाकाबिल थे, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता है तो ये बात कह सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके हिसाब से उन्होंने टिकट नहीं बांटा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत इस बात की अखिलेश के सामने कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और वही मुख्यमंत्री भी हैं। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है ये गठबंधन और इस सरकार दोबारा रिपीट नहीं कर पाती है समाजवादी पार्टी गठबंधन में, तो जाहिर सी बात है सवाल खड़ा होगा कि 5 साल आपने किया क्या। देखिए अगर आप गठबंधन में नहीं होते तो तमाम चीजें आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप गठबंधन में होते यानी कि आपने पूरी लिबर्टी ली थी, आपने सब कुछ सोचा समझा था, पूरा आकलन किया था और उसके बाद भी अगर आप जीत नहीं पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब आपको सोचने की जरूरत है कि 5 साल आपने आखिर जो काम किया क्या वो जनता तक नहीं पहुंचा पाया या जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात यह है कि अगर पार्टी में हायरकी अगर अलग अलग जगहों पर होती है तो हायरकी आपस में एक दूसरे के ऊपर कह सकती है कि आपकी वजह से हम काम नहीं कर पाए इंटरनली, और बाहर भले ही हमेशा यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो हार का अपने ऊपर ठीकरा लेते हुए इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। अखिलेश यादव से देखिए बड़ी उम्मीदें हैं, जिन चरणों में चुनाव हुआ है वहां पर अखिलेश यादव को बड़ी उम्मीदें ये बताई जा रही है, लेकिन वो उम्मीद क्या वोटर्स में तब्दील हुई है ये किसी को नहीं मालूम। दूसरी दिक्कत बात यह है अखिलेश के सामने कि वो अकेले कैंपेन करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कहीं पर आजम खान दिख जाते हैं, कहीं पर कुछ और लोग दिख जाते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव नहीं दिखते हैं। ये एक बड़ी दिक्कत समाजवादी पार्टी के साथ है कि आखिर वजह क्या है कि उन सीटों पर तो मुलायम सिंह यादव दिखे जहां पर परिवार थे, लेकिन उन सीटों के इतर आप नहीं दिखे। आप नहीं, ये समाजवादी पार्टी की परेशानी रही है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और इस पर काफी सवाल भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मायावती की बात की जाए तो मायावती इस चुनावी प्रचार में जिस तरह से दिखी हैं और 5वें चरण के लिए जिस तरह से चुनावी प्रचार किया है, तो बीएसपी को किस तरह से देखा जाए इस 5वें चरण में? बहुजन समाज पार्टी की बात करें हिमांशु तो बहुत कूल कैंपेनर है मायावती, और बहुत खामोशी के साथ और बहुत इत्मीनान के साथ वो कैंपेन करती हैं और जिस तरीके से वो अपनी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप के झगड़े में नहीं पड़ रही हैं। वो ये भी कह चुकी हैं कि अगर उनको मैंडेट नहीं मिला तो वो विपक्ष में बैठेंगी, वो गठबंधन नहीं करेंगे। ये बात इसलिए उन्होंने कही थी क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही थी कि बीएसपी कांग्रेस या बीएसपी बीजेपी एक साथ गठबंधन कर सकते हैं। बीएसपी कांग्रेस में तो किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन बीएसपी और बीजेपी गठबंधन अगर ये कैलकुलेशन आती है तो जाहिर सी बात है दिक्कत उनके सामने खड़ी होती है।
मायावती की हम बात करें तो मायावती कई चीज पहले से, अगर वो 1.5 साल से, अगर आप कैंपेन से पहले की बात करें, आचार संहिता से पहले की बात करें, तो आप गौर करिए, मायावती बार बार ये कहती आई कि अगर हम सरकार में आए तो हम स्मारक नहीं बनवाएंगे, हम पार्क नहीं बनवाएंगे, हम विकास की बात करेंगे। और वो इस पूरे कैंपेन में यही बात कहते आए हैं। वो नाकामियों की बात बता रही हैं अखिलेश सरकार की, वो गठबंधन पे हमला बोल रही हैं, वो नोटबंदी की बात कह रही हैं, वो मोदी सरकार पर और मोदी पर हमला बोल रही हैं। लेकिन गरिमा का भी उन्होंने ध्यान रखा है। ये सबसे अच्छी बात मायावती की यही है कि कम से कम उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आए जिसको लेकर आप एक सवालिया निशान लगाए कि आखिर जो सारे नेता ऐसा क्यों बोलते हैं। कम से कम मायावती फिलहाल अभी उस फेरिस में उस तरीके से नहीं दिख रही है। जो मायावती के सामने सबसे अच्छी बात है कि अंडर करंट को रीड नहीं कर पा रहा मायावती। कहा जाता है कि जो बहुजन समाज पार्टी वो बूथ लेवल पर बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को मजबूत करती। तो अब देखना यही कि 11 मार्च को जब ईवीएम खुलेगा और फैसला आएगा तो देखना होगा कि जो मायावती ने जमीनी स्तर पर तैयारी की थी, जमीन पर तैयारी की थी, उसका उन्हें कितना फायदा मिला। बिल्कुल, क्योंकि बहुत उम्मीद यहाँ पर मायावती ने लगाई और पूरी ताकत यहाँ चुनाव प्रचार में लगी है, तो जमीनी स्तर पर कितनी कामयाबी उन्हें मिलती है ये जरूर देखने वाली बात होगी। शुक्रिया खुर्रम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं दूसरी ओर सपा कांग्रेस गठबंधन के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आखिर के 3 चरण में शामिल सीटों में जातीय समीकरणों के लिहाज से बेहद उलझी हुई है, लिहाजा हर पार्टी और हर नेता यहां बेहद सधे अंदाज में लोगों से अपील कर रहे हैं। अंबेडकर नगर में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। ये इलाका क्योंकि बीएसपी का गढ़ माना जाता है, लिहाजा अखिलेश यादव के निशाने पर मायावती ही रही। सपा प्रमुख ने कहा कि जिस पार्टी को लोकसभा में एक सीट भी नहीं मिली उसे वोट देने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीएसपी एक दूसरे से मिले हुए हैं। बहुत प्रचार कर रही हैं आजकल और उन्हें लग रहा है कि सरकार बनने जा रही है। ये प्रचार इसलिए ज्यादा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहती हैं। इनका वोट चला गया सब बीजेपी में, जो जिनमें लोकसभा में 0 रहा हो। बताओ कौन सी सीट जीत जाएंगे। अखिलेश यादव ने मतदाताओं से अपील की कि वो बीजेपी और बीएसपी के लुभावने मकड़जाल में न उलझें। विधानसभा चुनाव में सपा की सहयोगी कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बहराइच में चुनावी जनसभा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया। राहुल ने कहा कि सपा कांग्रेस के गठबंधन से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बदल गया। पहले बहुत मुस्कुराते थे, हमारा गठबंधन हुआ, आजकल मूड मोदी जी का थोड़ा खराब हो गया है। और जो उनके पहले के काम थे, नफरत फैलाने के काम, उन्होंने फिर से शुरू कर दिए हैं। जहां राहुल गांधी के निशाने पर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार रही, तो अखिलेश यादव मायावती पर बरसते दिखाई दिए। अखिलेश और राहुल ने कहा कि सिर्फ उनका गठबंधन ही यूपी को विकास की राह पर आगे ले जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी चुनाव प्रचार के दौरान गधे का जिक्र करने पर सियासत में नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी को अखिलेश यादव के गधे वाले बयान पर ऐतराज है तो विपक्ष को पीएम मोदी के गधे से प्रेरणा वाले बयान पर। लेकिन गधे और कुत्ते शब्दों का इस्तेमाल ने राजनीति की भाषा के साथ राजनीति की मर्यादा पर भी सवाल उठा दिए हैं। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। वजीर आजम, आप पर इमोशनल होने के आरोप लग रहे हैं। गधों के जज्बातों को समझने को कोई तैयार नहीं। ये आप ही हैं जिन्होंने हमें बीच सियासत में लाकर खड़ा कर दिया। लीडरान को गधों की खूबसूरती और खुसूसियत कभी गले नहीं उतरती। इन्हें हमेशा हमसे खौफ रहा है। मुझे इस बात पर खासा रंज है कि गधों के मेले का उद्घाटन करने से नेता लोग कतराते हैं, लेकिन मतलब के लिए हमारा जिक्र ले आते हैं। वैसे आपकी पार्टी के लीडरों को भी हमारा जिक्र बेहद नागवार गुजरा था, लेकिन ये हमारी खुसूसियत है कि आज क्या पक्ष क्या विपक्ष हमारे साथ खड़ा है। भाजपा वालों को क्यों इतना नाराज हैं, लेकिन बहुत से गधे इस बात से नाराज हो गए हैं कि उनकी तुलना उनसे की जा रही है। मैं आप समझ गए किसकी बात कर रहा हूँ मैं। गधों को ये बात बहुत बुरी लगी है, गधों को ये बात बहुत बुरी लगी और अखिलेश यादव जी से नाराज है
कि उन्होंने गधों का अपमान किया है, उनकी तुलना करके गुजरात के पर्यटन में, मतलब गुजरात की सरकार। ऐसे बयानों से हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। गधों की खुशामद चुनावी मौसम का दस्तूर है, लेकिन हम इतने गाफिल भी नहीं कि गफलत में रहें। हमारे जहन में चंद सवाल हैं। पहला सवाल ये कि सियासत में हम जानवरों का क्या काम? हमें गधा समझकर आप लोगों ने खामाखा इस्तेमाल कर लिया। खेत खाए गधा, मार खाए जुल्हा। चाहे कोई भी चुनाव जीते, मार हमें ही खानी है। फिर भी हम कभी बदजुबानी नहीं करते। तकलीफ इस बात की है कि कुत्ते को भी आपने नहीं बख्शा। आप जानवरों में भेदभाव ना कीजिए। भरी संसद में कहा कि हम कुत्तों की परंपरा से नहीं आते। सीएम और फिर पीएम बनने के बाद आप बेहतर समझ गए हैं कि कुत्ते की तारीफ उसकी वफादारी में है, तो हमारी पहचान मेहनत से है। गधा कितना ही बीमार हो, कितना ही खाली पेट हो, कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। वजीर आजम, मशहूर कलमकार किशन चंदर के बाद आप ही पहले शख्स हैं जिसकी वजह से गधों की शान पर सियासतदान कसीदे पढ़ रहे हैं, जबकि दरअसल सोच ये है कि हम गधे की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी मेहनत को गधे की तरह की मेहनत कहा जाता है, यानी अकल लगाए बगैर की गई मेहनत। नोटबंदी के बारे में भी लोग ऐसा कहने से बाज नहीं आते। हालात ये हैं कि नोटबंदी को आपसे, हमसे प्रेरणा लेने वाले बयान से जोड़कर सियासत की जा रही है। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं। बहुत अच्छी बात यह है कि आप गधों में भी खूबियां तलाश लेते हैं, लेकिन वजीर आजम, आपके ओहदे से ये मेल नहीं खाता। इतना अपनापन भी ठीक नहीं। तहजीब व अदब से आपका कद ऊंचा ही होगा। सियासत में अदावत नहीं होती। अदावत हो भी तो ओहदे की एक नफासत होती है। फिर भी आप इतने दानिशमंद हैं कि हमारे जज्बातों को या तो आप समझ सके हैं या फिर। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जहां यूपी में चुनाव प्रचार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित ने राहुल गांधी को अपरिपक्व कहकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पार्टी में राहुल की योग्यता पर सवाल उठे हों। हालांकि शीला दीक्षित बाद में अपने बयान से पलट गई और कहा कि उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आजकल पार्टी के ही नेता निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। ताजा तरीन मामला पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का है, जिन्होंने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी अभी परिपक्व नहीं हुए, उनकी उम्र अभी परिपक्व होने लायक नहीं है, कृपया उन्हें समय दीजिए। राहुल जी अकेले नेता हैं जिन्होंने किसानों के हित की बात की है। हालांकि इंटरव्यू के पूरे मजमून से राहुल के लिए शीला की तारीफ का संदेश भी जाता है, लेकिन परिपक्व नहीं होने वाला बयान दरअसल सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश में आखिरी 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार अपने शवाब पर है। ऐसे में शीला के बयान से कांग्रेस परेशान है कि अगर कोई राहुल गांधी को इमेच्योर कहता है तो वो न सिर्फ राहुल गांधी की बेइज्जती करता है, हम सबकी बेइज्जती करता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि शीला जी ने क्या कहा। इसमें क्या छुपा हुआ बात है, तो पूरा देश बहुत पहले से मानता है। मुझे तो लगता है कि शीला दीक्षित को विचार करना चाहिए कि उनको इतने समय के बाद पता लग पाया है बात, इतने सालों से काम कर रहे हैं तो उनको पता नहीं था क्या? पूरा देश तो पहले से जानता है। राहुल गांधी पर बाहरी जुबानी हमलों के मुकाबले अपनी ही पार्टी के लोगों ने निशाने भी कम नहीं साधे। उनके विधायक ही नहीं, सांसदों और वरिष्ठ नेताओं तक ने उनको लेकर अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर जाहिर की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में वित्त और गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने अक्टूबर 2014 को एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान चर्चा छेड़ दी थी कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गैर गांधी होगा। नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले चिदम्बरम ने ये चर्चा ऐसे वक्त छेड़ी थी जब पार्टी में मौजूदा नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे थे। चिदम्बरम ने सांगठनिक चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने और पार्टी महासचिवों की बैठक से पहले राहुल गांधी को लेकर बहस छेड़ दी थी। समझा जा रहा था कि चिदम्बरम अपने बयान से राहुल को पार्टी अध्यक्ष बनाने की कवायद पर रोक लगाना चाहते थे। साल 2015 सितंबर में मौजूदा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी के बारे में कहा था कि असलियत अभी तक राहुल गांधी को समझ नहीं आई। कहीं जाना और वहां बैठना
दलित के घर में खाना खा लेना किसी समस्या का समाधान नहीं, बस नाटक है। इसलिए वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सके। इसके साथ ही अमरिंदर सिंह ने उम्मीद जताई थी कि राहुल भी सीख लेंगे, लेकिन सोनिया गांधी को तब तक अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहिए जब तक बेटा उनकी जगह लेने काबिल नहीं हो जाता। यूपीए सरकार में कानून मंत्री रहे और कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने ललित मोदी विवाद के वक्त अपनी ही कांग्रेस पार्टी की रणनीति का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो पीएम मोदी के प्रभाव को रोक सके। साथ ही उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी जमीनी हकीकत से दूर हैं। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने पंजाब और यूपी चुनावों के लिए तैनात किया है। किशोर ने भी राहुल गांधी के मुकाबले उनकी बहन प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार करने पर अधिक भरोसा जताया। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक आर.के. राय और राजस्थान के सरदार शहर से कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने भी राहुल के पार्टी उपाध्यक्ष बनने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। दिल्ली से अंबुज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में कानपुर रेल हादसे का जिक्र करते हुए अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। गोंडा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कानपुर रेल हादसा सीमा पार बैठे लोगों की साजिश थी। मोदी ने इसके साथ ही मतदाताओं से देशभक्त पार्टी को चुनने की अपील की। मोदी ने कहा कि जांच में पता चला है कि रेल हादसा एक षड्यंत्र था। कानपुर में 20 नवंबर को हुए रेल हादसे में 150 लोगों की जान चली गई थी। कानपुर के पास पुखराया में इंदौर पटना एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। जांच में पाया गया कि यह दुर्घटना एक आतंकी साजिश थी। अभी कानपुर में रेल अकस्मात हुआ, उसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं, सैकड़ों लोग मारे गए और वो अकस्मात से नहीं, पुलिस ने जो खोज करके निकाला है एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। और षड्यंत्र करने वाले कहां बैठे थे? सीमा के उस पार। बीजेपी के आला नेता अब मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कमर कस चुके हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर की राजधानी इंफाल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी लांगजेंग अचोबा ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की जनसभा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसकी कड़ी में मणिपुर पुलिस के जवानों के बीते दिन शुक्रवार को खोजबीन अभियान चलाया गया, क्योंकि उग्रवादियों ने प्रधानमंत्री की यात्रा के बहिष्कार का आह्वान किया है। जनसभा मैदान की ओर जाने वाले तमाम रास्तों पर सख्त पहरा लगा दिया गया है। इस बीच मणिपुर के प्रमुख विद्रोही संगठनों की एक समन्वय समिति ने 25 फरवरी को सुबह 6 बजे से प्रधानमंत्री की रवानगी तक पूर्ण बंद का आह्वान किया है। नोएडा में आम्रपाली आदर्श आवास योजना में हजारों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इसी सिलसिले में नोएडा एक्सटेंशन में इस योजना के सैकड़ों खरीदार आम्रपाली ग्रुप के एक प्रोजेक्ट साइट पर जमा हुए थे। यहां फ्लैट के खरीदारों और आम्रपाली ग्रुप के सीएम अनिल शर्मा के बीच जमकर कहासुनी हुई। फ्लैट खरीदारों ने आम्रपाली ग्रुप पर खरीदारों के साथ बड़ा धोखा करने का आरोप लगाया है। कई खरीदारों ने बिल्डर से अपने पैसे वापस करने की मांग करी है। ये तस्वीरें हैं नोएडा एक्सटेंशन में आम्रपाली ग्रुप के एक प्रोजेक्ट साइट की, जहां आम्रपाली आदर्श आवास योजना के तहत फ्लैट के खरीदार और आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा के बीच नोकझोंक हो रही थी। फ्लैट खरीदारों ने अनिल शर्मा पर सवालों की बौछार कर दी और वो उन्हें अपनी बातों से आश्वासन की घुट्टी पिलाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन खरीदारों की नाराजगी साफ तौर से देखी जा सकती है। मेरी औलाद नहीं थी उस टाइम पे, तो सोचो इसके बोन होने से पहले लिया और आज ये 5 साल से ऊपर की हो गई है, तो मुझे तो कोई उम्मीद लग नहीं रही। बस ऐसी आ जाता हूँ, कभी आज छुट्टी थी तो मैंने कहा देख के आऊँ क्या चल रहा है, तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा अंदर तक। कहीं से इंसाफ नहीं रहा है, बिल्कुल ही इंसाफ होता नजर नहीं, कहीं सुनवाई नहीं, कहीं सुनवाई नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं, कहीं कुछ नहीं। कल भी जैसे शिवप्रिया जी आए थे, उन्होंने गोल मटोल सी बातें कर दी। मतलब उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट का कि अभी क्लियर ही नहीं हुआ है। 2016 मई तक उनका केस खिंचा है, जबकि हमने 2012 में पेमेंट करी है, 13 में पेमेंट करी है, 14 में पेमेंट करी है। 2015 में देश भर के हजारों सरकारी कर्मचारियों ने अपने सपनों का घर इस योजना के तहत बुक कराया था। इस योजना के तहत सिर्फ मौजूदा या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी ही घर की बुकिंग करवा सकते थे। लिहाजा देश भर के हजारों लोगों ने इस योजना पर भरोसा कर एक बार फिर बिल्डर के धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। खरीदारों का आरोप है कि 15 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद फ्लैट के निर्माण में रत्ती भर भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। अब खरीदारों का धैर्य जवाब दे रहा है।
हालांकि अम्रपाली ग्रुप के सीएमडी से जब इस पर सवाल किया गया तो उनका क्या जवाब था, आप खुद ही सुन लीजिए। 20 स्टार्ट भी हुआ है और हम कंप्लीट करके देंगे, बिल्कुल देंगे, आप भरोसा रखिए। इसलिए मिलने आए कि लोग ये ना समझे कि मेरी बात कोई नहीं सुनता है। हम अभी 1 महीना पहले भी मीटिंग किए थे, अभी भी मीटिंग कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के पूरे इलाके में अम्रपाली ग्रुप के दर्जनों प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, लेकिन लगभग सभी जगहों पर कंस्ट्रक्शन की रफ्तार काफी धीमी है। इनमें से कई ऐसे प्रोजेक्ट भी है जिन्हें 2010 में लॉन्च किया गया था, लेकिन वो भी अब तक पूरा नहीं हो पाए हैं। फ्लैट के खरीदार सरकार और प्राधिकरण हर जगह गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान कहीं भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो जाएं तो जाएं कहां। सुमंत कुमार, एपीएन, नोएडा। जिस बैडमिंटन ने देश को इतना सम्मान दिया, जिस बैडमिंटन के चलते देश का नाम हुआ, वही बैडमिंटन राजनीति का शिकार हो रहा है। राजनेताओं की दखलंदाजी, कुर्सी की लड़ाई और एसोसिएशन के पर कब्जे के लिए धमकी दी जा रही है। अपने स्वार्थ के लिए खिलाड़ियों के अरमान को कुचला जा रहा है। इस राजनीति का शिकार खिलाड़ी और अधिकारी भी हैं। आखिर कौन कर रहा है खेल के साथ खिलवाड़? कौन एसोसिएशन को समझ रहा है अपनी जागीर? कौन दे रहा है फोन पर धमकी? देखिए इस खास रिपोर्ट में। खेल के साथ खिलवाड़। जी हां, हमेशा से ही खेल के साथ खिलवाड़ होता रहा है। खेल प्राधिकरणों पर राजनीति से जुड़े नेताओं के कब्जे से खेल में खलल पड़ता रहा है। खेल एसोसिएशन को अपनी जागीर समझने वालों ने खिलाड़ियों की भावनाओं, उनकी सुविधाओं का ख्याल भले ही ना रखा हो, लेकिन जेबें जरूर भरी हैं। विश्व का सबसे बड़ा एसोसिएशन बीसीसीआई भी आज नेताओं के चंगुल में फंस गया। आखिर में बीसीसीआई पर नकेल कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। कई और भी खेल एसोसिएशन हैं जहां राजनीति से जुड़े नेताओं का कब्जा है। आइए आपको सुनाते हैं कि कैसे एक राजनेता एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने के बाद अपना रौब झाड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। बड़ी लीगल चिट्ठी लिखी है तुमने आलोक रंजन जी को, तुम्हें लीगली जवाब मिलेगा जी। ये तो हरकत बंद कर दो, समझे जी। तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन जिसका हवाला दिए उसमें इमरजेंसी पावर भी है प्रेसिडेंट की और चेयरमैन की, याद रखना। और तुम्हारे को हटाने के लिए कुछ पावर इस्तेमाल नहीं करनी है, सिर्फ इतना इस्तेमाल करना कि एम्स में थोड़ा चेकअप करा के 2 मिनट निकाल बाहर कर देंगे। तो ये सब हरकतें बंद कर दो। लीगल चिट्ठी लिख रहे हो उनको कि मेरी पावर ये है, दी नहीं जा सकती, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं करा जा सकता, वो नहीं करा जा सकता, समझे। सब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब डाल दिया जाएगा, कुछ नहीं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पावर है चेयरमैन को और प्रेसिडेंट को, समझ अच्छी तरीके से जी। है, आपको नहीं मालूम है? क्यों नहीं मालूम? इमरजेंसी पावर तो कोई भी यूज कर सकता है। वो इमरजेंसी यूज हो जाएगी। आपके बारे में ऑलरेडी ऑल इंडिया में पास हो चुका है एक बार जनवरी में, जब आप बीमार थे। गलत फहमी मत रहिएगा, आप ज्यादा बोलोगे तो इंडिया से ही बाहर हो जाओगे या यूपी से ही बाहर हो जाओगे। और एक आदमी को खड़ा हो बुला के मीटिंग बुला देंगे 2 मिनट में, एजीएम बुला देंगे तुरंत हाथ के हाथ हटाने के बाद तुम्हें। ये तो हरकतें बंद करो। जो आदमी जिंदगी से वो जा रहा हो तो उसको क्या फर्क पड़ता है? तो तुमने क्यों चिट्ठी लिखी इस तरह की? अरे सर, उन्होंने कहा लिखो। उन्होंने तुमसे ये कहा कि इस तरह की चिट्ठी लिखो? लीगल नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे चिट्ठी लिख दो। तो लिखोगे तो उसमें लिखोगे मेरी ये पावर है और मेरी फला पावर, लीगल पावर मैं तो दिखाऊं? मुझसे लीगल जानते हो तुम? लीगल पावर दिखानी तो मैं दिखाता हूँ फिर लीगल पावर में अपनी क्या पावर है फिर मेरे को। ये सब हरकतें बंद करो, अपना आराम से जाओ, अपना इज्जत सम्मान अपना बना के रखो। जो तुम्हारा इज्जत सम्मान बना हुआ है वो बना रहने दो, अपना इज्जत सम्मान। मुट्ठी मत खोलो हमारी, बच्चा ध्यान रखना। ठीक है। एक हाथ होती है मेरे भी सहन करने की, उसके बाद सहन नहीं कर पाऊंगा मैं, ध्यान रखना। तो मेरा नेचर जानते हो अच्छी तरीके से? जी जानता हूँ। मैं एक हद तक सहन करता हूँ, उसके बाद सहन किसी को नहीं करता हूँ, चाहे जितना बड़ा आदमी हो। ये ध्यान रखना तुम अच्छी तरीके से। तुम्हारी पुरानी सेवाओं को देखते हुए, तुम्हारे सम्मान जो तुम्हारे साथ पुराना साथ है उसी को देखते हुए सम्मान कर रहा हूँ तुम्हारा, जी समझे ना। ये सब हरकतें बंद कर दो ना, बिल्कुल। हरकतें सुने दोबारा मुझे समझ में ना आए, आपकी मैं बात नहीं करूंगा, अभी कागज बोलेगा आपकी, समझे ना। आंदा ये सब हरकतें बंद करना, बता दे रहा हूँ तुमको मैं। ठीक। आपने सुना बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कैसे एक उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव को अपना रुतबा दिखा रहे थे, कैसे कुर्सी के गुरूर में गुस्से से लाल हो रहे थे। बताया जाता है कि ये धमकी
अखिलेश दास गुप्ता ने दी है। दरअसल अखिलेश दास को 3 फरवरी को यूपीबीए के रजिस्ट्रार ने उन्हें पद से हटा दिया। उसके बाद से वो काफी बौखलाए हुए थे और बीएआई के चेयरमैन की हैसियत से रौब झाड़ रहे थे। यूपीबीए की गद्दी छीनने के बाद इन्होंने बौखलाहट में यूपीबीए के सचिव और उनके बेटे पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर कई अनर्गल आरोप भी लगाए। अब सवाल ये उठता है कि कुर्सी छीनने के काफी दिनों के बाद वो किस हैसियत से ये सब कर रहे हैं। आखिर कब तक खेल प्राधिकरण में राजनीतिक दखलंदाजी का खामियाजा खिलाड़ी और उसमें काम करने वाले अधिकारियों को भुगतना होगा? कब तक खेल के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं आपको बता दें, इस खबर का हम पूरा ब्यौरा देंगे रविवार को अपने खास कार्यक्रम बेनकाब में। इसके अलावा कई और भी खुलासे होंगे, तो रविवार को जरूर देखिएगा बेनकाब। वहीं बीएमसी चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन 84 सीटें जीतने वाली शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का कहना है कि मुंबई का मेयर उनकी पार्टी का ही बनेगा, जबकि 82 सीटें जीतकर बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसके साथ ही सेना ने अब पराये हो चुके अपने पुराने सहयोगी बीजेपी पर छल से उन्हें अस्थिर करने का भी आरोप लगाया है और बीजेपी से गठबंधन नहीं करने के संकेत दिए हैं। शिवसेना ने कहा है कि भगवा पार्टी से उसकी लड़ाई जारी रहेगी और वो कठिन रास्ते पर चलती रहेगी, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने साफ किया है कि दोनों ही दलों के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन हो सकेगा जब शिवसेना अपने लहजे में सुधार करे और सामना के जरिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का अपमान करना बंद कर दे। इस बीच आज भी मुंबई में बीएमसी पर सियासत गर्म रहेगी। उद्धव जहां आज नए चुने गए पार्षदों से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे, वहीं बीजेपी बीएमसी में मिली शानदार जीत पर आज विजय दिवस मनाएगी। बीएमसी में चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी और शिवसेना अपना अपना मेयर बनाने की जगत में लगी हुई है। आज मुंबई में क्या हलचल रहने वाली है, बात करते हैं मुंबई में मौजूद हमारी संवाददाता ज्योति शर्मा से। ज्योति, एक तरफ शिवसेना अपनी इज्जत पर अड़ी हुई है, वहीं बीजेपी का कहना है कि जब तक शिवसेना के रुख में नरमी नहीं आएगी भविष्य में कुछ संभावनाएं नहीं बनेंगी। क्या कुछ हालात देखे जा रहे हैं? जी, बीएमसी के चुनावी परिणाम आ चुके हैं और सेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, हालांकि बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। ऐसे में जोड़ तोड़ और समर्थन का खेल शुरू हो चुका है। चुनाव से पूर्व मनसे ने सेना को सपोर्ट कर साथ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था और अब मनसे ने साफ कर दिया कि सेना ने उस वक्त उनका समर्थन का प्रस्ताव नहीं स्वीकारा था और अब मनसे उन्हें समर्थन नहीं देगी। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय राज ठाकरे ही लेंगे, ऐसा कहकर मनसे ने अगर मगर का रास्ता खोल कर रखा है। वहीं कांग्रेस ने भी कल साफ कर दिया कि वो किसी भी पार्टी को सामने से समर्थन नहीं देगी। हालांकि उनकी सीटें जरूर घटी हैं, लेकिन उनके समर्थन के बिना कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। यदि कांग्रेस सदन से अपना समर्थन वापस लेती है तो सेना मनसे और अन्य की सहयोग से सत्ता में आ सकती है। दरअसल शहमाद के इस खेल का पेच सत्ता से ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई में फंस चुका है। सेना बीजेपी का साथ इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता में और विपक्ष में केवल यही दोनों पार्टियां हैं और बीजेपी का विस्तार सेना को कम करके ही होगा, यह सेना भी समझ रही है। ऐसे में सत्ता का नया समीकरण क्या होगा? बिल्कुल ये बात देखनी होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ समीकरण यहाँ पर बनते हैं। यहाँ शुक्रिया आपका ज्योति हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको सीधे लिए चलते हैं राज्य की ओर, जानते हैं क्या है झारखंड की अहम खबरें हमारे संवाददाता रफी सामी से। रफी, क्या कुछ खास खबरें रही झारखंड की? जी, अगर झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की बात करें तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया था कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के पास जो शराब दुकान है उसे हटाया जाए, इसके मद्देनज़र झारखंड में जोरदोर से तैयारी चल रही है। लगातार झारखंड सरकार उत्पाद विभाग जो है वो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के समीप के पास शराब दुकानों को हटाने को लेकर कवायद तेज कर दिया है। जितनी भी दुकानें हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और जल्द से जल्द उन्हें हटाने की बात की गई है और प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। जो दुकानें हैं, जो काफ़ी पुराने दुकानें हैं, वो लगातार इस तरह का बात सामने ला रहे हैं कि
उनका वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी और वो पूरी तरह से अपने परिवार चलाने में असमर्थ रहेंगे। बावजूद इसके जो प्रयास है झारखंड उत्पाद विभाग का वो जारी है। पूरे झारखंड में, पूरे स्टेट में जितने भी स्टेट हाईवे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, नेशनल हाईवे है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है वहाँ पर, और जो वहाँ की शराब दुकान है उसे जल्द से जल्द हटाने की कवायद तेज हो गई है। लगातार मॉनिटरिंग चल रहा है, नोटिस दिया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द राज्य के और नेशनल हाईवे के जो शराब दुकान है उसे ख़त्म किया जाए, ताकि जो सड़क दुर्घटना होती है, जो घटना होती बिल्कुल है, बिल्कुल यहाँ पर कहा जाएगा कि झारखंड में काफी कुछ खबरें यहाँ पर निकले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। पुणे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। इससे पहले दूसरे दिन ये मैच करीब करीब टीम इंडिया के हाथ से उस वक्त फिसल गया जब भारत की पहली पारी महज 105 रनों पर सिमट गई। 1932 से टेस्ट क्रिकेट खेल रही टीम इंडिया के आखिरी 7 विकेट की सबसे खराब परफॉर्मेंस देखने को मिली। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले इनिंग में इंडिया के आखिरी 7 विकेट महज 11 रनों के अंदर गिर गए। भारत के बेहद कम स्कोर में ऑल आउट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ऑस्ट्रेलियाई लेफ्ट आर्म स्पिनर स्टीव ओकीफे रहे। ओकीफे ने 35 रन देकर 6 विकेट लिए। पुणे ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सेकेंड इनिंग में 4 विकेट पर 143 रन बना लिए। चलिए अब आपको लिए चलते हैं रंग बिरंगे फूलों के बीच, यानी नोएडा में हुए फ्लावर शो में, जहां करीब 7,500 प्रजातियों के फूल और पौधों ने लोगों का खूब मन मोहा। नोएडा में फ्लावर शो का आयोजन किया गया है। इस फ्लावर शो को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और जो भी यहाँ आ रहा है वो इसे देखता ही रह जा रहा है। इस बार फ्लावर शो में 7,500 से ज्यादा प्रजातियों के फूल और पौधे प्रदर्शित किए गए हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अच्छा लग रहा है मुझे तो, और इतने सारे जानने को मिल रहे हैं प्लांट्स के बारे में भी। और ये जो बना रखा है इन्होंने, ये सारे जो फूलों से, ये सभी मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नोएडा अथॉरिटी और फ्लोरिकल्चर सोसाइटी के सहयोग से आयोजित होने वाली इस पुष्प प्रदर्शनी में बोनसाई और लैंडस्केप से लेकर छोटे पौधों की भी विभिन्न किस्में रखी गई है। इसके साथ ही फूलों से सजे जानवरों और पक्षियों के रूप लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। फ्लावर शो में कई सरकारी संस्थानों, एनडीएमसी, भारत पेट्रोलियम भी भाग ले रहे हैं। ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण के उद्यान और नर्सरी विभाग भी पुष्प प्रदर्शनी में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान यहाँ फूलों से जुड़ी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। जगह से दिल्ली से हमारी एंट्रीज आई है। CPWD, एनडीएमसी ने फ्लोरल एनिमल्स बनाए, ट्रे गार्डन्स हैं, और जो हमारा थीम फ्लावर है, हर साल हम एक थीम फ्लावर करते हैं। इस बार का हमारा थीम फ्लावर मैरीगोल्ड है, गेंदा। ऋतुराज बसंत में हर साल आयोजित होने वाले इस फ्लावर शो का आनंद लेने दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं। योगेश सोमकुंवर, APN, नोएडा। तभी के लिए फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।